वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जंतुओं और पादप में परिवहन। ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 रहने वाला है और ये हमारा टॉपिक नंबर 20 है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे परिवहन होता है पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट का, जो हमें फूड से मिलते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक, जो हमारे डिफरेंट अंगों तक, जो हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य करते हैं। तो कौन उन पोषक तत्वों को लेकर जाता है, कौन उनका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसलिए इसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। और इसके बाद हमारे सीटेट के ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो जाएंगे। एक दो टॉपिक छोटे छोटे और बने हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो आने के बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हम पेडागोजी की सीरीज़ शुरू करेंगे, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और आप देखिएगा, आप सीटेट में जो साइंस के 30 क्वेश्चन आने हैं, वहाँ आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर करने वाले हैं, जिससे आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस आपको इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो प्लांट और एनिमल होते हैं, पौधे और जंतु होते हैं, उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनको अलग अलग भागों तक पहुंचाने के लिए उन सब्सटेंसेस का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट और एनिमल के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो भोजन से, फूड से हमें पोषक तत्व मिले हैं, उनको अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचाया जा सके और वो ऑर्गन अपना फंक्शन आसानी से कर सकें। तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर होता है। अब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, और साथ में जो हमारी, आप देख रहे हैं ब्लू और रेड कलर की, ये हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन्हीं के अंदर हमारा रक्त होता है। ये तीनों मिलके ही हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, परिवहन करते हैं, और यही हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हमारा हार्ट आता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, मतलब किस अमाउंट में ब्लड हमारे अलग अलग ऑर्गन तक जाना है, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका प्रेशर क्या होगा, उन सब को मेंटेन करता है हमारा हार्ट। अगर ये नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हमारी बॉडी में किस किस ऑर्गन में ब्लड किस तरह से सप्लाई होना है, किस अमाउंट में सप्लाई होना है, किस स्पीड से और किस प्रेशर से सप्लाई होना है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी जीवित नहीं रहेगी। और ब्लड जो सप्लाई होगा वो किसके माध्यम से होता है? रक्त वाहिनी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके माध्यम से सप्लाई होता है। मुख्यतः दो तरह की ब्लड वेसल्स की बात होती है, शिरा और धमनी, जिसे हम बोलते हैं वेन और आर्टरी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड और जो हमारा हार्ट है, हृदय है, ये मिलके हमारा सर्कुलेशन करते हैं बॉडी के अंदर। अब मैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त, ब्लड क्या होता है। देखिए, जो रक्त है, ब्लड है, वह एक तरल पदार्थ है, एक फ्लूइड है और एक द्रव है, जो हमारा रक्त वाहिकों में, हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, प्रवाह करता है। ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड किसके अंदर है? हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, वहीं उसका फ्लो कराती हैं। अब देखिए, ब्लड क्या करता है? ये पाचित भोजन को, जो हमारी छोटी आंत से आता है, उसको शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाता है। ये हमने पढ़ा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी विली होती है, दीर्घरोम होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनके गुच्छे होते हैं, और उन्हीं में जो पोषक तत्व होता है, अमीनो एसिड, हमारा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और जो हमारा ग्लूकोज है, वो सब क्या होता है? उन रक्त वाहिकों के माध्यम से हमारे रक्त में प्रवेश करता है, और रक्त उनका फ्लो कराता है, प्रवाह कराता है हमारे अलग अलग भागों तक। तो हमारे पाचित भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को भी ले जाने का कार्य हमारा रक्त ही करता है, अलग अलग अंगों तक। उसके अलावा जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनसे जो ऑक्सीजन आती है, वो भी रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाती है। कैसे? देखिए, जो लंग्स होते हैं, उनमें कूपिकाएं होती हैं, उनमें क्या होती है? हमारी एल्वियोली होती हैं, और उनके अंदर भी रक्त वाहिकाएं होती हैं। और उन रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रक्त है, उसमें ऑक्सीजन आती है, जो हम फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं, और उस ऑक्सीजन को हमारी अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी हमारा रक्त करता है, ब्लड ही करता है। रक्त क्या करता है? शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको रिमूव करने
करने में, बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? जैसे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और वो फिर क्या होता है, उसी ब्लड के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वियोली हमारी कूपिकाओं में जाती है और फिर से ऊपर की तरफ हमारा जो लंग्स है वो हम जब एक्सेल करते हैं तो उसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है और वो भी हमारी एक वेस्ट गैस ही होती है। तो इस तरह से रक्त जो होता है वो वेस्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी कार्य करता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रक्त है एक वो लिक्विड है और उसमें जो भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं रक्त के अंदर, खुद वो कोशिकाओं का ही कॉम्बिनेशन है और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उसमें निलंबित होती हैं। सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर लटके हुए होते हैं, निलंबित होती हैं कोशिकाएं। अब देखिए, जो रक्त है उसका जो तरल भाग है, जो उसका फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो हमारा 55% होता है ब्लड का। इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। 95% तो अप्रॉक्स वाटर ही होता है उसमें, और बाकी उसमें अलग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह जो अलग पदार्थ होते हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर ही पाए जाते हैं और ये हमारा ब्लड का 55% कैरी करता है। कौन? प्लाज्मा। उसके अलावा रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जो अप्रॉक्स 45% हमारी बॉडी में होती हैं, मतलब हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। तो ये प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल ही मिलकर पूरा 100% कर लेते हैं, अप्रॉक्स 100% कर लेते हैं, और उसका जो बचा हुआ रह जाता है 1% से भी कम, वो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगर मैं लाल रक्त कोशिकाओं की बात करूं तो ये 45% होती हैं हमारी ब्लड का, और इन्हीं में क्या होता है, एक लाल वर्णक पाया जाता है, रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और यही जो हीमोग्लोबिन होता है, मैंने बोला था ऑक्सीजन के प्रवाह में भी मदद करता है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, जोड़ लेता है और उसको शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाता है, और सब मतलब कहने का मतलब सभी कोशिकाओं में प्रवाहित करता है, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल। तो याद रखिए, जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाना है वो कौन लेकर जाता है, रेड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, वही अपने अंदर ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ताकि जो ग्लूकोज है वो आगे चल के डिफ्यूज़ हो सके और बदले किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमने पहले पढ़ लिया था रेस्पिरेटरी में। तो हीमोग्लोबिन की सहायता से ही क्या होता है, रक्त उसको बाइंड करता है और शरीर के अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचाता है। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से क्या होता है, देखिए उसकी कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान नहीं हो पाता, और इसी की कमी से क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है। देखिए क्यों थकान महसूस होगी, क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन का सही से सप्लाई नहीं होगा, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन हमारे सभी कोशिकाओं में सही से नहीं पहुंचेगा, और जो ग्लूकोज है जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, और जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगी तो हमें थकान महसूस होगी, और जो एनीमिया रोग होता है वो हो जाता है इसी की कमी से, जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसे सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, जहाँ पर कोशिकाएं क्या करती हैं, जो उनके अंदर ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में डिफ्यूज़ होता है और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी के लिए, हमें बूस्टअप करने के लिए, और इसके लिए हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है उसको बाइंड करेगा, कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा रक्त का रंग लाल होता है वो भी हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, समझ में आया? हीमोग्लोबिन और हमारी जो रेड ब्लड सेल हैं वो यही कार्य करती हैं, ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक लेकर जाती हैं। इसके अलावा जो रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, जो हमारा लेस देन 1% होती हैं ब्लड के अंदर। मैंने बताया 100% तो हमारा क्या हो गया, लगभग वही हो गया प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल। तो उसके अलावा जो थोड़ा सा रह जाता है, लेस देन 1%, वो हमारी क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखिए, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर के जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी जो हमें
रोगों से बचाएंगे वो हमारे वाइट ब्लड सेल ही होते हैं। यही हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोगों को नष्ट कर देते हैं, रोगाणुओं को, जो जितने भी वायरस या बैक्टीरिया हैं उनको मारने में मदद करते हैं। तो वाइट ब्लड कोशिकाएं भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, प्लेटलेट्स की बात करूँ, पट्टिकाणु की बात करूँ, तो ये क्या होती हैं? जब आपको चोट लग जाती है तो थोड़े समय तक तो आपका रक्त निकलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस पर गहरे लाल रंग का थक्का, डार्क रेड क्लॉट जो होता है उस पर जमने लगता है। तो वो क्यों होता है? वो भी स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति, प्रेजेंस के कारण ही होता है, जिसे हम पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? खून का थक्का बनाती हैं, ताकि अगर आपको चोट लगे तो खून कंटिन्यूस बहता ना रहे, वो कुछ समय बाद रुक जाए। इसका विटामिन के से बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर विटामिन के का सही अमाउंट में नहीं लिया जाए तो ये रक्त का थक्का जमाना बंद कर देती हैं, या ज़्यादा अमाउंट में करने लगती हैं, गड़बड़ आ जाती है प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स मदद करती हैं, एक स्पेशल टाइप की कोशिकाओं की ये प्लेटलेट्स होती हैं, जो हमारे जो रक्त में, जो हमारी चोट लगने पर रक्त निकलता है उसको रोकने में, और साथ में एक पपड़ी जो जम जाती है उसमें हमारी मदद करती हैं। तो समझ में आया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और हमारी प्लेटलेट जो हमारे रक्त के अंदर होती है, और किस तरह से रक्त जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का कार्य करता है। देखिए, ब्लड के बाद अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, रक्त वाहिनियों की। सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा ब्लड का फ्लो कराएंगी, हमारे रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं। वो काम कौन करती हैं? हमारी रक्त वाहिनियाँ ही करती हैं। ये क्या करती हैं? जो हमारे रक्त के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे अन्य अवशिष्ट हों, वेस्ट मटेरियल हों, उन सभी को रक्त के साथ एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम हमारी कौन करती हैं? ब्लड वेसल्स करती हैं, रक्त वाहिनियाँ ही करती हैं। एक तरफ तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो दो प्रकार की हमारी वाहिनियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं। एक हमारी धमनी होती हैं, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, और एक जो हमारी नलियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो हमारी शिरा कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। एक में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग होता है। एक का नाम धमनी है, आर्टरीज है, और एक का नाम शिरा है, एक का नाम वेन है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जब हम श्वसन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में आता है, और हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन से भर जाते हैं। और यही ऑक्सीजन हमारे, हमने पढ़ा था, जो कूपिकाएँ होती हैं, एल्वियोली होती हैं, उनके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हीं में रक्त में ये ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है, और होमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ये हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो ब्लड वेसल की सहायता से ही ये रक्त ऑक्सीजन को लेकर हमारे एक अंग से, हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है। और ऐसी ही वेसल्स जो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाती हैं, जो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जा रही हैं, वो हमारी धमनियाँ होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं? रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब देखिए, होता क्या है, जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी कोशिकाओं में पहुंचा, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज था, और ग्लूकोज के साथ जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड रिएक्ट करता है या उनके साथ कंबाइन करता है, तो हमारा ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जल और हमारा एनर्जी में टूट जाता है। एनर्जी को तो हम यूज़ कर लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे रक्त में वापस जाती है, और अन्य अवशिष्ट, वेस्ट, उनको भी अपने साथ ले लेती है। और वो रक्त जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को जो वाहिनियाँ, जो वेसल्स लेकर जाती हैं, वो हमारी शिरा होती हैं, वेन्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, जब रक्त जो है हमारा हार्ट के माध्यम से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि लंग्स से जो हमारा रक्त आ रहा है ऑक्सीजन वाला, वो डायरेक्ट हमारे शरीर में चला जाएगा, या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो सीधा हमारे लंग्स में चला जाएगा। नहीं, बीच में उनको कहाँ से गुजरना होता है? हार्ट से गुजरना होता है, हृदय से गुजरना होता है। क्योंकि हृदय क्या करता है? वो रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड का सप्लाई करता है, उसको स्पीड देता है, उसको प्रेशर देता है, और तभी ब्लड जो है हमारे शरीर के अन्य भागों में जा सकता है। अगर हृदय नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, तो ब्लड पंप नहीं होगा, वो जा ही नहीं पाएगा, और हम एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे। तो उसकी प्रॉपर सप्लाई, की किस अमाउंट में ब्लड जाना है, किस स्पीड से जाना है, किस प्रेशर से जाना है, उसका मेंटेन कौन करता है? हमारा हार्ट करता है, हमारा हृदय करता है। तो इसीलिए क्या होता है, चाहे ऑक्सीजन वाला ब्लड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो, दोनों के दोनों हृदय में, हार्ट से होकर ही गुजरते हैं। ठीक है, तो धमनियाँ क्या होती हैं?
जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, और जिनमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हमारी शिराएँ होती हैं। अब देखिए हम एक एक करके देख लेते हैं धमनियाँ क्या हैं और शिराएँ क्या हैं। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है वो हमारा वापस हृदय में जाता है, हार्ट में ही जाएगा। ऑफकोर्स शरीर से क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो वाला रक्त हमारा हार्ट से होते हुए हमारा वापस किस में जाता है, लंग में जाता है, और लंग्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अब अगर हम देखें धमनियाँ क्या हैं, शिराएँ क्या हैं, तो धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, जब लंग से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हृदय में आ जाता है, और हृदय में आने के बाद जब वो हमारे शरीर के अन्य भागों में जाता है, जिन वेसल्स के माध्यम से, जिन वाहिनियों के माध्यम से जाता है, वो हमारी धमनियाँ कहलाती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के सभी भागों में लेकर जाती हैं। कौन, धमनियाँ। तो याद रखिए धमनियाँ हृदय से लेकर जाएंगी, कभी भी हृदय में लेकर नहीं आएंगी, ये हमेशा लेकर जाती हैं रक्त को। और कैसे रक्त को लेकर जा रही हैं, ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर जा रही हैं। तो वो रक्त कैसा है, हमारा शुद्ध रक्त है। क्योंकि ये रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, तो यहाँ पर रक्त की जो ब्लड होता है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, उसका प्रवाह तेज़ होता है और प्रेशर भी अधिक होता है। इसलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो भित्तियाँ होती हैं, दीवारें, वॉल होती हैं, वो मोटी और लचीली होती हैं, थिक और इलास्टिक होती हैं, ताकि ब्लड की सप्लाई आसानी से हो जाए, और जो आर्टरीज हैं उनमें आसानी से ब्लड निकल जाए और सप्लाई उनकी आसानी से हो जाए, इसलिए वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं शिराओं की बात करूं, वेन्स की बात करूं, तो वो क्या करती हैं, हमारे हृदय में जब देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हमारे शरीर के अंगों में पहुंचा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उसने लिया, तो उस वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, शरीर के सब भागों से लेकर हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में वापस ले जाती हैं, तो वो हमारी शिराएँ होती हैं। देखिए जो धमनियाँ थी वो लेकर जा रही थी, और जो वेन्स होती हैं वो हृदय में उसको वापस लेकर आ रही हैं। और कैसे ब्लड को लेकर आ रही हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो अशुद्ध रक्त है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। बाद में वो लंग्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। अब देखिए वेन्स क्या होती हैं, वो रक्त को हृदय में लेकर जाती हैं, तो इसलिए वो अपेक्षाकृत उनसे पतली होती हैं, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे से रक्त ऊपर की तरफ को चढ़ता है, हमारे हृदय की तरफ पर, हृदय की ओर। ठीक है, अब देखिए जो शिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, और वो क्या करती हैं, ब्लड को केवल हृदय की ओर ही लेकर जाती हैं। अलाउ ब्लड ओनली टू फ्लो टुवर्ड द हार्ट। तो याद रखिए जो शिराएँ होंगी वो ब्लड को हमेशा किसकी तरफ लेकर जाती हैं, हमारे हार्ट की तरफ को लेकर जाती हैं। अब देखिए एक तरफ इस तरह से धमनियाँ आती हैं, इसको देखिए मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। यहाँ पर पूरा डायग्राम दे रखा है, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे लंग्स हैं। इनको अभी ऊपर वाले डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ हमारा हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, और ये धमनियाँ आर्टरीज के माध्यम से ऐसे जाता है, और फिर जब यहाँ से ये शरीर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इकट्ठी कर लेता है, तो उसको वेन, हमारी जो शिराएँ होती हैं उनके माध्यम से वापस हृदय में लेकर जाता है। लेकिन बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन था ब्लड में, लेकिन यहाँ पर ब्लड में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है, ये किसके माध्यम से हुआ है, ये कैपिलरीज के माध्यम से हुआ है, केशिकाओं के माध्यम से हुआ है। ये क्या होता है, यहाँ पर जो धमनियाँ होती हैं वो अन्य अन्य छोटी वाहिनियों में, स्मॉल वेसल्स में टूट जाती हैं, और टिश्यूज़ में जाके, ऊतकों में जाकर तो वो पुनः अत्यधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, और भी पतली पतली नलियों में टूट जाती हैं। इतनी पतली नलियाँ होती हैं कि जो हमारा बाल होता है, हेयर होता है, उसका भी 10वां हिस्सा इतने बराबर वो इतनी पतली नलियों में टूट जाती हैं कि एक ही सेल उनमें जा सकता है। जब वो टिश्यू में जाएंगी तो वो इतनी छोटी में डिवाइड हो जाएंगी, इतनी थिन ट्यूब्स बन जाती हैं, और उन्हीं थिन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलती हैं। और ये केशिकाएं क्या करती हैं, गैस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, इन सब का एक्सचेंज होता है इन केशिकाओं में। और ये केशिकाएं पुनः मिलकर वापस इसी तरह से टिश्यू में वापस मिलकर हमारी कहाँ तक जाती हैं, शिराओं तक जाती हैं, और इस तरह ये हमारे रक्त को कहाँ पर लेकर जाती हैं, हृदय में लेकर जाती हैं। तो याद रखिए केशिकाएं क्या होती हैं, यहाँ पर ही क्या होता है, आर्टरी से वेन में जो रक्त जाना है वहाँ पर
एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाना है, तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो किसके माध्यम से होता है, कैपिलरीज के माध्यम से होता है, केशिकाओं के माध्यम से होता है। इन कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व का भी एक्सचेंज होता है, हार्मोन और जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उन सब का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में, किसके माध्यम से, केशिकाओं के माध्यम से। देखिए यहाँ से हार्ट से हमारा धमनियों के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, कैपिलरीज क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देती हैं, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त है वो हमारा शिराओं के माध्यम से फिर से कहाँ चला जाता है, हमारा हार्ट में चला जाता है। अब देखिए जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है, लेकर जाना, हृदय से लेकर जाना, और जो वेन होती हैं, जो हमारी शिराएं होती हैं वो हृदय में लेकर आती हैं। मैंने बताया था जो वेन होती हैं, शिराएं होती हैं, उनमें ऐसे वॉल्व होते हैं जो केवल रक्त को कहाँ लेकर जाते हैं, हमारे हृदय की ओर लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन होती हैं हमारी पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। क्यों? क्योंकि जो वेन होती हैं वो हृदय में पहुँचाने का काम करती हैं, तो जो लंग से शुद्ध रक्त आएगा उसको हृदय तक पहुँचाने का काम कौन करेंगी, हमारी शिराएं करेंगी, क्योंकि शिराओं का काम ही क्या होता है, वो हृदय तक पहुँचाती हैं। तो यहाँ लंग से जो शुद्ध रक्त होता है वो वेन लेकर आती हैं, हमारी शिराएं लेकर आती हैं। और जबकि मैंने शिराओं के बारे में, वेन्स के बारे में ये बताया था, उनमें कैसा रक्त होता है, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जब लंग से वो हार्ट तक आती हैं, हृदय तक आती हैं, तो उस समय जो हमारी वेन्स होती हैं, जो वो वेन्स होती हैं हमारी, वो हमारा कैसा रक्त लाती हैं, हमारा शुद्ध रक्त लाती हैं, क्योंकि वेन्स का कार्य ही क्या होता है, हमारे रक्त को हृदय तक लाना। तो एक्सेप्शन हो गई पल्मनरी वेन, ये क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को लाती हैं। सेम ऐसे ही आर्टरी, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, हृदय से लेकर जाती हैं। तो हृदय से जब अशुद्ध रक्त हमारा लंग्स तक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जब लंग्स तक जाएगा तो वहाँ पर लेकर जा रही हैं, तो वो अशुद्ध रक्त को हमारा आर्टरीज लेकर जाती हैं। जबकि आर्टरीज कैसा रक्त लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। तो याद रखिए जो पल्मनरी वेन होती है और पल्मनरी आर्टरी होती हैं वो उल्टे रक्त को लेकर जाती हैं, क्योंकि वेन क्या करती हैं, हृदय तक लाती हैं, इसलिए लंग से हृदय तक लाने का कार्य किसका होता है, वेन का होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन वाले ब्लड को वो लेकर आती हैं इस तरह से। और फिर क्या होता है, जब यहाँ से वेन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया और वो हृदय से जाना है, और जाने का काम कौन कराती हैं, धमनियाँ कराती हैं, हमारी आर्टरीज कराती हैं। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है वो हमारा पल्मनरी आर्टरी से जाता है, इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन है। आर्टरी में तो शुद्ध होता है लेकिन यहाँ पर अशुद्ध होगा, जबकि जो शिराएं होती हैं, वेन होती हैं, उनमें अशुद्ध होता है लेकिन यहाँ पर शुद्ध होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मनरी आर्टरी होती है, ये क्या करती है, हृदय से रक्त को लेकर जाती है, हृदय से रक्त को लेकर जाती है। ये काम तो शिराओं का होता है, लेकिन यहाँ पर शिरा नहीं करती, ये काम कौन करती है, धमनी करती है, क्योंकि ये हृदय से लेकर जा रही है। यह क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक लेकर जाती है। उसके अलावा अगर मैं पल्मनरी वेन की बात करूँ तो इसका काम ही ये होता है कि हृदय तक पहुँचाना। तो ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुँचाती है, हमारे हार्ट तक लेकर आती है, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गए। वेन यहाँ पर शुद्ध ला रही है और आर्टरी यहाँ से अशुद्ध लेकर जाती है, जबकि हार्ट के बाद में क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है वो शुद्ध को लेकर जाती है और वेन हमारे हार्ट तक कैसे रक्त को लाती है, अशुद्ध को लेकर लाती है। तो पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अब हम ह्यूमन हार्ट को समझेंगे, मानव के हृदय को समझेंगे डायग्राम से, और मैं इसकी थ्योरी आपको बता दूंगी। बेसिक लेवल पर एनसीईआरटी में बताया है, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी वक्ष गुहा में होता है, चेस्ट कैविटी में, लंग्स के बीच में होता है। और ये जो होता है हमारा लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ये देखिए इस तरह से, ये लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो आपस में मिले नहीं, इसलिए
ये 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर होते हैं ये आपके अलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं, और नीचे वाले ये 2 जो चैम्बर हैं ये आपके वेंट्रिकल कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो इस तरह हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ में बटा हुआ होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं ये आपके एट्रियम हैं, अलिंद हैं, और नीचे के ये जो 2 कोष्ठ हैं ये आपके वेंट्रिकल हैं, जिन्हें हम हिंदी में निलय बोलते हैं। ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम है, ये हमारा दायां अलिंद है, और ये हमारा दायां निलय है, और ये हमारा बायां अलिंद है, और ये हमारा बायां निलय है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। इस तरह से देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जो ब्लड होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सबसे पहले वो हमारे दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में आने के बाद ये हमारा ट्राइकस्पिन की वॉल होती है, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक बार रिलैक्स करती है, और इसी की वजह से हमें लब डब की सुनाई देती है हमारे हृदय में से। उसके बाद ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये हमारे दाएं निलय में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से ये पंप होकर हृदय से ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से, मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से हमारे लंग्स में लेकर जाती हैं। ये लंग्स में लेके जाती हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे पल्मोनरी वेन की सहायता से, हमारी शिराओं की, पल्मोनरी फुफ्फुस शिराओं की सहायता से ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में हमारे शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। हमारे बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, किसकी सहायता से, पल्मोनरी वेन की सहायता से, और फिर ये हमारे बाएं निलय में जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहीं पर कुछ हमारी वेसल्स होती हैं, हमारी ट्यूब्स होती हैं जो इस शुद्ध रक्त को हमारे अयोटा में भेज देती हैं। और अयोटा से क्या होता है, ये जो शुद्ध रक्त है हमारे शरीर के भिन्न अंगों में चला जाता है ऊपर वाले से, और ऐसे ही नीचे वाले से हमारे नीचे वाले हिस्सों में ही हमारा शुद्ध रक्त चला जाता है। और जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो ऊपर की तरफ से, ऊपर वाले हिस्से से तो हमारा सुपीरियर वेना कोवा से आता है। इस डायग्राम में दिख नहीं रही है सही से, सुपीरियर वेना कोवा से हमारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो ऊपर वाले हिस्सों से आता है शरीर के, और नीचे की तरफ होती है इंफीरियर वेना कोवा, उससे जो अशुद्ध रक्त होता है वो दोनों तरफ से आकर हमारे राइट एट्रियम में सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, याद रखिए, सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा से आता है। उसके बाद पंप होकर हमारी पल्मोनरी आर्टरी से, लंग से शुद्ध होकर हमारी पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे लेफ्ट एट्रियम में हमारे जो बायां अलिंद है उसमें आता है, और उसकी सहायता से फिर हमारे बाएं निलय में जाता है, और फिर हमारे अयोटा की सहायता से ये शुद्ध रक्त हमारे शरीर में चला जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे ह्यूमन हार्ट का। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, हृदय वह अंग होता है जो हमारे रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, स्पीड प्रदान करता है, उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जो हमारा हार्ट होता है वही पंप का कार्य करता है ब्लड के लिए। यह निरंतर धड़कता रहता है, कंटिन्यूअस, मैंने बताया था, ट्राइकस्पिड होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, लप डप की आवाज़ आती है, तो ये निरंतर धड़कता रहता है क्योंकि ये हमेशा कार्य करता रहता है, पूरे 24 घंटे ये हमारा कार्य करता है। ये हमारे वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी में होता है, और जो हमारा निचला शिरा होता है वो थोड़ा लेफ्ट की ओर झुका होता है। ये मैंने देखिए डायग्राम में दिखाया भी, थोड़ा लेफ्ट की तरफ को झुका हुआ होता है, ये याद रखिए। और ये हमारा जो साइज़ में होता है, ये हमारा, जैसे हम मुट्ठी को बंद करेंगे, जो हमारी फीस्ट बन जाती है उस मुट्ठी के साइज़ के बराबर ये होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ना मिले इसलिए ये 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, ये मैंने समझा दिया था। ऊपर वाले 2 चैम्बर आपके एट्रियम, अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर आपके निलय कहलाते हैं, नीचे के 2 कक्ष आपके निलय कहलाते हैं, वेंट्रिकल कहलाते हैं। सबसे पहले रक्त जो होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है, दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में जाता है, और उसके बाद पंप होने के बाद यह क्या होता है, यह रक्त हमारे पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, हमारी जो फुफ्फुस धमनी होती है उसके माध्यम से हमारे लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर ये रक्त क्या होता है, हमारे हृदय में वापस आता है, और हमारी जो फुफ्फुस सिरा है, पल्मोनरी वेन है, उसकी सहायता से जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर हमारे लेफ्ट
वेंट्रिकल में जाता है, मतलब बाएं निलय में जाता है, और वहाँ से हमारी जो शिरा वो जो होती हैं हमारी वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनकी सहायता से ये हमारी एरोटा में जाता है। एरोटा जो होती है वो हमारी धमनी होती है, और उससे ये हमारे पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि ये जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाने का काम करती हैं। जो एओर्टा होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, इस तरह से पूरा हृदय की वर्किंग होती है। अब देखिए, जो हृदय की दीवारें होती हैं वो हमें मसल्स की बनी होती हैं, और ये जो मसल्स होती हैं, ये जो पेशियाँ होती हैं, वो लयबद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, एक बार संकुचन करेंगी और एक बार रिलैक्स करेंगी, और यही मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी हार्ट बीट बनाती हैं, और यही हमारी हार्ट बीट कहलाती हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जो हमारे इंग्लिश फिजिशियन थे। उन्होंने ही, विलियम हार्वे ने ही डिस्कवर किया था क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक बताया गया है स्पंज और हाइड्रा के बारे में कि ये क्या होता है, इनके अंदर कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस जल में ये रहते हैं उसी से क्या करते हैं, अपने लिए भोजन और ऑक्सीजन उस जल से लेते हैं, और जब उस जल को, उस वाटर को बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ अब कार्बन डाइऑक्साइड और अपने अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब जल से ही इन्होंने क्या करा, भोजन और ऑक्सीजन लिया, और जल की सहायता से ही इन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया। अतः इनमें क्या होता है, परिसंचरण, सर्कुलेशन हेतु ब्लड के समान तरल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो हाइड्रा और स्पंज होते हैं उनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड नहीं होता, क्योंकि ये जल से ही अपना कार्य करते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन एनिमल। हमने अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये देखा कि वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लंग्स की सहायता से बाहर निकलता है, और हमने ये भी देखा जो भोजन हमारा पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कैसे हमारे एनस, जिसे ही हम इजेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से बाहर निकलता है। अब देखिए, जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं वो लगातार कार्य करती हैं, तो कुछ अन्य पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं। कुछ अन्य टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जिनको हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं, और वही टॉक्सिक वेस्ट आपके उत्सर्जन कहलाते हैं, एक्सक्रीशन कहलाते हैं। और इन टॉक्सिक वेस्टों को निकालने में जितने भी अंग भाग लेंगे वो मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब अगर मैं ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र की, ह्यूमन के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया, उसके बाद जो अन्य अवशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको छानने का, फिल्टर करने का काम कौन करती हैं, हमारी किडनीज करती हैं। किडनीज के अंदर क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को छानती हैं, फिल्टर करती हैं। अब देखिए, जब रक्त हमारी किडनीज में पहुंचता है तो क्या होता है, इनमें दोनों उपयोगी और हानिकारक पदार्थ, दोनों सब्सटेंस होते हैं। तो क्या करती हैं किडनीज, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उपयोगी सब्सटेंस होती हैं, उनको तो रक्त में पुनः अवशोषित करके वापस भेज देती हैं। रक्त क्या करता है, उनको पुनः अवशोषित कर लेता है और वो ब्लड में हमारी वापस चली जाती हैं। लेकिन जो जल में घुलने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, ये किडनी है, और ये यहाँ पर मैं अभी इसका स्ट्रक्चर पूरा आपको समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर दो हमारी, एक वेन है और एक हमारी आर्टरी है। वेन क्या कर रही है, हमारे अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है, और आर्टरी क्या कर रही है, शुद्ध रक्त को ला रही है, जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। नीचे वाले हिस्से से भी तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में जाता है, तो इस तरह से ये हमारी वेन और आर्टरी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, यूरिन के रूप में बाहर होना है, जो अपशिष्ट यूरिन के रूप में बाहर होगा वो कैसे होता है। देखिए, फ्रॉम द किडनी होता क्या है, जो यूरिन होता है वो गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इस तरह से पाइप के माध्यम से, ये जो हमारे पाइप हैं ये क्या कहलाते हैं, यूरेटर कहलाते हैं। इन यूरेटर की माध्यम से जो हमारा यूरिन होता है वो हमारा कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। किस ट्यूब्स के माध्यम से, जिन्हें हम यूरेटर बोलते हैं, और इंग्लिश में यूरेटर ही बोलते हैं, और दोनों मिलकर हमारे यूरेटर्स कहलाएंगे। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर। और ये जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। एंड इज़ पास्ड आउट, और ये निकलता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है यूरिनरी ओपनिंग, यहाँ से ही जो हमारा यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा से, जहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग है वहाँ पर यूरेथ्रा होता है, और उसी से जो हमारा यूरिन है वो हमारा
बाहर निकल जाता है। तो जब यूरिन को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिक को बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी, यूरेटर जो हमारे पाइप हैं ये यूरेटर, और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये, और जो सबसे लास्ट में हमारा यूरेथ्रा है, ये चारों मिलकर ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, हमारी किडनी आ गया, यूरेटर्स आ गए, वो ट्यूब जिनसे हमारा यूरिन आना है, वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर हमारा यूरिन आकर स्टोर होता है, और वो यूरेथ्रा जहाँ से हमारा यूरिनरी की ओपनिंग होती है और जो हमारा यूरिन होता है वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो समझ में आया किडनी किस तरह से हमारे यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। देखिए, एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो दिन में 24 घंटे में 1 से 2 लीटर का यूरिन पास करता है, टॉयलेट पास करता है, और जो यूरिन होता है उसमें 95%, 95% वाटर, 2.5% यूरिया इंपॉर्टेंट है याद रखिए, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है हमारी किडनी स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या हमारी किडनी में कोई चोट लग जाए तो हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देती है। तो उस समय जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे ब्लड में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमारी किडनी तो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, तो उस समय ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ होता है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी का प्रोसेस बोलते हैं। वो होता है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस के माध्यम से क्या होता है, हमारे ब्लड को प्योर करा जाता है। तो याद रखिए, डायलिसिस पूछा जा सकता है, ये ब्लड को प्योर करने का कार्य ही करता है जब हमारी किडनीज वर्क स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए इतना ही था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब देखिए, जो फिश होती हैं, यहाँ पर अन्य जंतु के बारे में भी बताया है। जो फिश होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं सेल का वेस्ट, कोशिकाओं का वेस्ट, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। पहली बात तो याद रखिए, गैसियस फॉर्म में अपशिष्ट को निकालती हैं जो पानी में डायरेक्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, और क्या होता है वो अमोनिया होता है। पूछा जा सकता है वेस्ट के रूप में फिश क्या निकालती हैं, अमोनिया निकालती हैं जो कि गैस फॉर्म में होती है। अगर मैं कुछ लैंड एनिमल की बात करूँ, जैसे बर्ड हो गई, लिजार्ड हो गई, स्नेक हो गया, ये क्या निकालते हैं, ये सेमी सॉलिड वेस्ट निकालते हैं जिसे हम वाइट कलर्ड कंपाउंड बोलते हैं, जो कि हमारा यूरिक एसिड होता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी कबूतर वगैरह शिट कर देते हैं तो वो वाइट कलर्ड कंपाउंड होता है जिसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं। देखिए, इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट में परिवहन कैसे होता है। प्लांट में जो परिवहन होता है वो 2 वस्कुलर टिश्यू के माध्यम से होता है, संवाहक ऊतक के माध्यम से होता है। एक आपका जाइलम होता है और एक आपका फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है पानी के साथ हमारे पूरे प्लांट में, और वही हमारा एक वस्कुलर टिश्यू है, संवाहक ऊतक है जाइलम, जो हमारे पोषक तत्व और हमारे पानी को पूरे प्लांट में पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। ये वाहिकाएं जो होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनके माध्यम से जो जाइलम ऊतक होते हैं वो हमारे पोषक तत्व और पानी को पूरे प्लांट में पहुंचाते हैं। जबकि जो फ्लोएम ऊतक होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, भोजन को, फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो हमारे जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों ही पदार्थों के परिवहन, उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जाइलम पोषक तत्व और जल के लिए, और जो फ्लोएम होता है भोजन को हमारे प्लांट के अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, इसके बाद इसमें बात हुई है ट्रांसपिरेशन की, वाष्पोत्सर्जन, कैसे जो प्लांट होते हैं वो पानी को बाहर भी निकालते हैं। देखिए, प्लांट क्या करते हैं, रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, पानी को बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जो देखिए प्लांट होते हैं वो सॉइल से क्या करते हैं, मिनरल, पोषक तत्व जिसे हम आपके न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और देखिए, जब ये जल को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सारे जल का प्रयोग नहीं करते, ये क्या करते हैं, कुछ वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किसके माध्यम से, अपने स्टोमेटा, रंध्र के माध्यम से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी लीव्स के नीचे की सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जब ये अपने स्टोमेटा के माध्यम से ही पानी को बाहर निकाल देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, यही प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो इस तरह प्लांट एब्जॉर्ब भी करते हैं और पानी को बाहर भी निकालते हैं। जाइलम, फ्लोएम कैसे पूरे प्लांट में भोजन को और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं,
हैं उसके बाद जो स्टोमेटा होता है उसके माध्यम से जो जल होता है वो इवेपोरेट भी हो जाता है और यही प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब देखिए पत्तियों में जल के जब वाष्पन होता है, जब जल ऊपर की ओर इवेपोरेट करता है तो वो खिंचाव होता है, उसमें खिंचाव विकसित हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप स्ट्रॉ से जल को खींचते हैं। अब देखिए जो विशाल वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का जो अभिकर्षण होता है, खिंचाव होता है, वो इसी इवेपोरेशन के माध्यम से ही होता है। इसी तरह से जो जल है वो ऊपर तक पहुंचता है और यही वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, हमारे प्लांटों को ठंडा रखने में भी सहायता प्रदान करता है। तो समझ में आया आपका क्या है ट्रांसपिरेशन, कि कैसे जो पानी है वो बाहर भी निकल जाता है और ये प्लांट को ठंडा रखने में और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें खिंचाव पानी को ऊपर ले जाने तक का कार्य करता है। तो ये सब था हमारा पूरा टॉपिक, थोड़ा बड़ा था बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।